तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू मांगा लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ वो किसी से फाइट कर रहा होता है। तभी सीन बैक जाता है। कोई कहता है कि अनसियोन, तो ये लड़का बोलता है कि हाँ मास्टर, और यही हमारा एमसी होता है। तो उसका मास्टर पूछता है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। मार्शल आर्ट में प्रैक्टिस करके इच्छुक पर्सन की सबसे इम्पोर्टेंट एबिलिटी क्या है। हमारा एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि यही है एक्सेलेंट मार्शल स्किल और अपनी किवाई की गहराई को बढ़ाने के ट्रेनिंग के प्रति समर्पण। तो उसका मास्टर बोलता है कि खैर तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हारे मास्टर के रूप में मेरा मानना है कि एक मार्शल आर्टिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि हारमोनी। मेरा मानना है कि मार्शल आर्ट और किवाई दोनों को इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बनाया जाना चाहिए। और हमारा एमसी यही सब बातें सुन के अपने मन में कह रहा होता है कि आपने लाइफ भर हारमोनी को इम्पोर्टेंस दिया और फिर भी यही तुम्हारा अंजाम था मास्टर। तभी हमें कुछ बंदों को भी दिखाया जाता है जो हमारे एमसी के सामने आ रहे होते हैं और हमें इन लोगों के बारे में बताया जाता है। ये लोग किंग चंग सेट के 3 स्वॉर्ड मास्टर होते हैं और एक बंदा होता है जो कि माउंट वा सेट से होता है। डेमन स्लेयर, नॉर्थर्न रिवर, पैंग सेट के माउंटेन क्लीवर के स्वॉर्डमैनशिप के लीड करते हैं। मार्शल आर्ट अलायंस के हाई लॉर्ड डॉग यू वह है। हमारा एमसी उससे पूछता है मुझे एक क्वेश्चन तुम लोग पूछने दो। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ चल भोको। हमारा एमसी उन लोग से पूछ रहा होता है कि मुझे विश्वास है कि आज यहाँ इकट्ठा हुए सभी लोग वो पागल नहीं है। मुझे इतना तो समझ आ गया है, इसलिए मुझे ट्रस्ट है कि तुम में से किसी ने भी सच में ये नहीं माना होगा कि मेरे मास्टर ने 10 डेमोनिक टेक्निक वाली मार्शल आर्ट में आजमाया था। तो प्लीज तुम लोग ईमानदारी से मुझे बताना, तुम सभी को इस घिनौनी साजिश में शामिल होने के लिए किसने किया इकट्ठा। और चिल्ला के बोलता है कि मेरे मास्टर ने अपना पूरी लाइफ मार्शल आर्ट की हारमोनी के लिए समर्पित कर दिया था। तो मुझे तुम लोग आंसर क्यों नहीं देते। और हमें बताया जाता है कि लगभग 6 महीने पहले से ही एक अजीब अफवाह दूर दूर तक फैलने लगी थी। एक बार में दावा किया गया था कि 10 डेमोनिक टेक्निकों के ज्ञान से हारमोनी पे हमारा कब्जे में आ गए हैं। इसके अलावा कुछ अफवाहें में तो ये भी कहा गया था कि मेरे मास्टर और मैंने डेमोनिक टेक्निक में महारत हासिल कर ली थी। जब हमने इन झूठों पे आरोप को नकारने की कोशिश की तो दुनिया ने हमारी और आंखें मूंद ली और हमारे विरोध करने लगे। और उसके कुछ समय बाद मार्शल अलायंस के ऑफिसर ने हमसे मुलाकात की जो अफवाहों की एक बार और हमेशा के लिए पुष्टि करना चाहते थे। मेरे मास्टर जिनके पास हेवन से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, अफवाहों की पुष्टि करने के प्रयास में इन्वेस्टिगेटर के साथ काम करने के लिए सहमत हो गए। भला चाहने वाले वो वॉरियर जिन्होंने मार्शल आर्ट की सीमाओं को परखा, उनकी टेक्निक हर मास्टर से उनके डिसाइपल को सीधे विरासत में मिलती है। चांग यून मार्शल आर्ट स्कूल का यही तरीका था। ये सच है कि हमारे स्कूल में अलग मार्शल आर्ट को ज्ञान और ग्रंथों का विशाल भंडार किया था, लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर में कोई भी टेक्निक से संबंधित कोई भी ऐसी बेकार चीज मौजूद नहीं थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या सच में फॉरबिडन स्क्रिप्चर हमारे स्कूल में पाए गए? इसमें कोई शक नहीं है, इनमें से किसी एक ने ही हमें फंसाने के लिए इस घिनौनी प्लानिंग को अंजाम दिया होगा। और उन लोग से कहता है कि अगर तुम्हारे पास मुंह है तो चलो बोलो। तो एक बंदा बोलता है कि तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? तुम कब तक एक बेकार शब्दों को बर्दाश्त करते रहोगे जो हमारे बीच संदेह के बीच बोने की कोशिश कर रहा है। हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है अब मुझे समझ आया, आखिरकार तुम हमेशा से मेरे मास्टर से काफी नफरत करते थे क्योंकि मेरे मास्टर स्किल और चरित्र दोनों में तुमसे आगे थे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे जैसे नीच पर्सन उन्हें देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सका। तो ये बंदा गुस्से में बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बातें फैलाने के रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सिखाया। मैं इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर तुम्हारे और तुम्हारे विश्वासघाती आकार द्वारा किए गए अत्याचारों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा जिन्होंने इस धरती पर फॉरबिडन स्क्रिप्चर फैलाने का कोशिश किया। दुनिया को पता चलेगा कि न्याय की जीत हुई है। तो ये सब बातें सुन के हमारा एमसी गुस्सा आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो भी अपने स्वord से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने उसके हाथ में थोड़ा चोट लगा दिया होता है और एमसी अपने मन में कहता है कि डैम इट, उसे जान से मारने से बस एक सांस दूर था, बस एक और अटैक कम से कम मुझे करना होगा। मैं तुम्हें अपने साथ नरक में घसीट कर ले जाऊंगा। और जैसे ही उस पे अटैक कर रहा होता है तभी एक स्वॉर्ड और आ जाता है और 2 लोग उसको बचा लेते हैं। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि किंग जैन सेट के फर्स्ट स्वॉर्ड मैन। और ये बंदा कह रहा होता है कि वो वाकई उतना ही स्किल्ड है जितना जितना की अफवाहें कहती थी। सब लोग केयरफुल रहना। तो ये बूढ़ा जो आदमी होता है वो कहता है कि तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी पे अटैक करता है और हमारा एमसी दूर जाकर फेंकाता है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो आसमान में उड़ जाता है और अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और वहाँ पर धूल धूल हो जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है वो अभी भी जिंदा है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बहुत जख्मी हालत में खड़ा होता है। तो ये बंदा बोल रहा होता है कि शायद तुमने वाकई फॉरबिडन टेक्निक में महारत हासिल कर दी है लिटिल डेमन। तो एक बंदा हवा में जंप कर देता है और कहता है कि तुम वहाँ काफी थके क्यों लग रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पीछे से
आता है और धम से हमारे एमसी के तलवार घुसेड़ देता है और हंसते हुए कहता है कि मैं फेयरवेल गिफ्ट के रूप में अपनी 2 उंगलियां खुशी खुशी कुर्बान कर दूंगा, परलोक में इनका अच्छे से यूज करना। तो कुछ बंदे पूछते हैं क्या ये सब खत्म हो गया है? कोई एक बंदा बोलता है कि हाँ। जो लॉर्ड होता है वो कहता है कि मेरे साथियों, इसके साथ ही हमने बेकार पर्सन को मार डाला और उसके डिसाइपल को भी। ये सोचकर हैरानी होती है कि तुम अब भी सांस ले रहे हो, क्या ये फॉर्बिडन आर्ट में महारत हासिल करने का रिजल्ट है? मुझे तुमको अपनी आखिरी उदारता दिखाने की इजाजत दो। डेथ के बाद के लाइफ तक की तुम्हारी जर्नी अभी लंबी है। अपनी डेथ की ओर प्रस्थान करने से पहले अपने मास्टर से कुछ शब्द कहने के लिए इस मोमेंट का लाभ उठाओ। और हमारा एमसी भी एकदम जख्मी हालत में मरते हुए अपने मन में कहता है कि तो ये इसका अंत है, मुझे माफ कर देना मास्टर, मैं आपका बदला नहीं ले सका, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि हम इतने दयालु और भोले नहीं हो सकते। काश मुझे एक और मौका मिल जाता, मैं हर कीमत पर इन लोग से बदला जरूर लूंगा। इसलिए मास्टर, आफ्टर लाइफ में इतने भोले और दयालु मत बनिएगा, ठीक है? फिर हमारे एमसी की आंखें भी बंद हो जाती है। तभी वहाँ पर एक लॉकेट को भी दिखाया जाता है जो कि वो चमक रहा होता है। फिर हमें अगले सीन में कहीं और का दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और एक बंदा वहाँ नीचे गिरा हुआ होता है और कोई कहता है कि नंबर 702, क्या तुम्हारे पास दूसरों की चिंता करने का समय है? तो ये बच्चा डरते हुए कहता है कि नहीं सर। और वहाँ पर एक और बंदा आता है और कहता है कि कभी मत भूलना, यहाँ सबसे योग का ही अस्तित्व रहता है, यही हमारे लेटेंट डेमन की सीक्रेट का नियम है, दूसरों की चिंता करना तुम्हारी जान ले देगा। एक बंदा बोलता है कि चलो उसका ध्यान रखो। तो पीछे लोग कहता है कि ठीक है सर, और उस बंदे को उठाता है और घसीट के ले जाने लगता है और उसको पानी में फेंक देता है। तो एक बंदा पूछता है कि इससे कुल कितने हो जाते हैं? तो एक बंदा बोलता है कि लगभग 250। तो पहला वाला बंदा पूछता है कि अरे यार, हमने इस महीने काफी कुछ निपटा लिया। तो दूसरा बंदा बोलता है ऐसा नहीं है कि इस जगह ने कभी हमारे गिनती रखने का कहा हो। हाँ, मेरा गेस है कि अच्छा काम लेटेंट डेमन का केव। और हमें बताया जाता है कि हेवनली डेमन कल्ट का एक ट्रेनिंग एरिया जो पावरफुल मार्शल आर्टिस्टों को तैयार करता है, ठीक वैसे ही जैसे मार्शल अलायंस के अंदर उनके ट्विलाइट ड्रैगन। और जैसे कि उस कल्ट से उम्मीद की जाती है कि ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ 10 प्रतिभागियों में से केवल एक ही जिंदा बाहर निकल सकता है। तो हम देखते हैं कि एक बंदा किसी बंदे के पास आता है, वो कहता है कि सर ये पिछले 6 महीनों की रिपोर्ट है। और ये बंदा उस लेटर को देख रहा होता है और ये होता है लेटेंट डेमन का जनरल डायरेक्टर होता है। जनरल डायरेक्टर कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि हमने उनकी संख्या में काफी कमी कर दी है, कितने बचे हैं? तो सामने वाला बोलता है कि कम से कम 600। तो बोलता है कि 600, और अपने मन में कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर तुम स्पीड बनाए रखने में फेल रहे तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी, अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए तो भी तुम्हारी डेथ हो जाएगी, अगर तुम सहन करने में फेल रहे तो भी तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ये एक बिल्कुल सेंसिबल सिस्टम है। लेटेंट डेमन प्रोजेक्ट का अंतिम गोल कल्ट के फ्यूचर को मेक श्योर करना है, हम अपने काम को हल्के में नहीं लेंगे। तो जनरल डायरेक्टर सामने वाले से कहता है कि बचे हुए लोगों में से कौन ग्रेट प्रॉमिस को शो कर रहा है? तो सामने वाला बंदा बोलता है कि ये उस रिपोर्ट से बिल्कुल अलग नहीं है जिसे मैंने 6 महीने पहले तैयार किया था। नंबर 1, 17 और 109 ने लगातार अपने साथियों से बेहतर अच्छा काम किया है। तो जनरल बोलता है कि यानी वो 3 अभी भी जिंदा है। तो सामने वाला कहता है कि हाँ ये सही है। तो जनरल बोलता है कि खैर उन्हें प्रतिभा में कर्म में ग्रामकृति किया गया था, इसलिए मुझे लगता है कि ये सही है। और नंबर 17 वो अभी भी जिंदा है ना? तो बोलता है कि हाँ। फिर अपने मन में बोलता है कि जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, स्पेशल सिचुएशन के कारण उन्हें केवल 17 नंबर मिला। सच में उसका टैलेंट प्रोबेबली नंबर 1 के बराबर है और 109 100 से ज्यादा नंबर होने के बावजूद वो जबरदस्त विकास और एबिलिटी दिखा रहा है, वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। तो जनरल उससे बोलता है कि और उन तीनों के अलावा और कोई भी मेंशन करने के लायक नहीं है। तो सामने वाला कहता है कि एक और है जो कि 900 है। तो बोलता है कि 900 क्या इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए 1 साल नहीं हो गया है? तो सामने वाला बंदा बोलता है कि हाँ सर, लगभग उतनी ही संख्या में अधिकांश बच्चे पहले ही फेल हो चुके हैं। तो ये सब बातें सुनकर जनरल अपने मन में कहता है यहाँ तक कि जो लोग उस चिपचिपे पदार्थ में थे उन्हें भी अब तक फेल हो जाना चाहिए था। अगर मैं सही हूँ तो उनमें लगभग 6 महीने पहले से बदलाव दिखने शुरू हो गए थे। और उसे कहता है कि मुझे बताओ। फिर हमें अगले सीन में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि आके बेड पे लेट जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, और अपने हाथ को देख रहा होता है और कहता है कि नहीं, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, और उठ के बैठ जाता है, मोमबत्ती जला के मेडिटेशन करने लगता है। और यही हमारा एमसी होता है जो कि लॉकेट के थ्रू रीइंकार्नेट होकर यहाँ पर आ जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या 6 महीने बीत चुके हैं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी डेथ हो गई थी, फिर भी मैं किसी न किसी तरह अब जिंदा हूँ। मुझे फिलहाल ऐसी यादें आ रही है जो मेरी नहीं है। पहले तो मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि मेरी यादें इस बच्चे की यादों से जुड़ी हुई थी। मैंने इस बारे में काफी समय से सोचा है, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि मैं यहाँ कैसे और क्यों हूँ। मेरे पास एक मात्र तरीका अनुमान यही है। लॉकेट को देखते हुए अपने मन में कहता है कि इसका सबसे अच्छा रिलेशन इसी चीज से है। इस लॉकेट में अवश्य कोई मिस्टीरियस पावर हो जो मुझे लाइफ की दुनिया में वापस ला सकेगी। और हमें बताया जाता है कि जिस प्ले पर मुझे होश आया वो हेवनली डेमन कल्ट के एरिया के अंदर था। जिस बॉडी
बॉडी में मैं करंट में हूँ वो 900 नाम के एक टैलेंटलेस बच्चे का बॉडी है, और इन बच्चे की यादों के अकॉर्डिंग मेरी डेथ हुए 1 साल से भी कम समय हुआ है। ये सब मिस्टीरियस से घिरा हुआ है। हालांकि एक बात तो क्लियर है, मैं कसम खाता हूँ इस बार मैं अपना बदला जरूर दूंगा। मेरे बदले का भाला तुम्हारे दिल को चीर देगा। डॉगलियो, सोल को इग्नाइट करो ताकि हेवन का रिफॉर्म हो सके। अर्थ के आकार देने के लिए बॉडी का संचालन करो। ऐसा करने से तुमको हेवन की सोल और ठोस अर्थ का बॉडी प्राप्त होगा। इसे हेवन की और एग्रेसर सोल का बॉडी कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसका प्रैक्टिस कभी कुआन जन फेट के नाम जाने जाने वाले ग्रुप द्वारा किया जाता था। नॉर्मल तौर पर हासिल करने के लिए आपको 10 को या उससे भी ज्यादा समय तक ट्रेनिंग करने की जरूरत होगी। मुझे पूरे यकीन है कि इस बच्चे का बॉडी इस टेक्निक के अलावा किसी और टेक्निक से सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन इसमें पहले से ही कुछ धीमी गति से बदलाव देखने लगी है। ऐसा लगता है कि मैंने इस बॉडी के अंदर 3 साल के बराबर की वाई इकट्ठा कर लिया है। मैंने हेवन की और एग्रेसर सोल को बॉडी का यूज करके इस बॉडी को अच्छा बना सकता हूँ, लेकिन आफ्टर लाइफ लेने के लिए सभी प्लेस में से ये हेवनली डेमन कर्ल के अंदर ही होना था। सीरियसली। फिर हमारा एमसी अपने मास्टर की बातें याद करता है। उसका मास्टर कह रहा होता है कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के फॉलोअर्स डेमोनिक स्किल को प्रैक्टिस करने वालों और उनको फॉलो करने वालों की निंदा करो, क्योंकि वो बुराई के अवतार है। लेकिन मेरे डिसाइपल, तुम्हें उनकी विचारधारा का फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमको एक्श्योर करता हूँ कि उनमें भी सभी बुरे नहीं है। वो अलग कामों और मान्यताओं के साथ लाइफ जीते हैं। इसलिए दुनिया एंटरटेनमेंट चीजों से भरी है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ हीरो का निर्माण उन चीजों से होता है जिन्हें हम कभी डेमोनिक मानते हैं। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि कितनी आयरॉनिक बात है कि फाइनली मैं डेमोनिक रास्तों का फॉलोअर बन गया। मास्टर, मैं ऑनेस्ट रहूंगा, मेरी हीरो बनने का कोई इरादा नहीं है। मैं चैन चोन स्कूल का डिसाइपल हूँ, जो इस दुनिया में मार्शल आर्ट का सबसे अच्छा सेक्ट है। अगर मैं डेमन पार्क का फॉलोअर भी बन जाऊं तो मैं हमेशा अच्छे रास्ते पर चलूंगा। फिर हमें जनरल को दिखाया जाता है। जनरल कह रहा होता है तो ऐसा लगता है कि जहर खाने के बाद वो एक नया इंसान बन गया है, और अपने मन में कहता है कि फैटनली इस तरह की घटनाओं के पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ये आमतौर पर आधे साल से ज्यादा समय तक नहीं दिखता। तो क्या इसका मतलब ये है कि 900 अभी भी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है? तो सामने वाला बंदा बोलता है कि ये सच है कि पिछले कुछ महीनों में 900 में एक चेंजेस हुआ है। हालांकि वो अभी भी नंबर 117 और 109 की तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या वो अभी भी इतनी तेजी से विकसित नहीं हो रहा है कि आप उस पर नजर रख रहे हैं? तो जनरल बोल रहा होता है कि उस पर ध्यान देने में कोई हर्ज नहीं है, अब से 900 नंबर पर अच्छे से ध्यान दो। तो वो बोलता है कि ठीक है सर, चलो देखते हैं। 600 ये एक अच्छी संख्या है, मुझे लगता है कि हम शुरुआत कर सकते हैं। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारा मतलब है? तभी जनरल बोलता है, तभी इंस्ट्रक्टर को मेरी बात को पहुंचा दो और सभी लोगों को इन्फॉर्म करो कि लेटेंट डेमन प्रोजेक्ट अब फाइनली शुरू हो रहा है। तो बोलता है कि ठीक है सर, मैं समझ गया हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तो ये जनरल अपने मन में कहता है कि अब तक का ट्रेनिंग ये तो केवल बेसिक ट्रेनिंग रहा है। बच्चों को जहर के अनुकूल ढलने और अपने बॉडी अंगों को निखारने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आधार तैयार करना है। असली नरक तो अब शुरू होगा। और दूसरी तरफ हमारा एमसी कल्टिवेट कर रहा होता है और आंखें खोल के कहता है एक और मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, और अपनी पावर को चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ड्रम बीट होता है। सभी लोगों से कहा जाता है कि सभी स्टूडेंट इकट्ठा हो जाओ तुरंत के तुरंत। सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जो ट्रेनर होता है वो कहता है लगता है तुम सब लोग यहाँ पर मौजूद हो। मुझे उम्मीद है कि तुम सभी ने अच्छा आराम किया होगा, क्योंकि अब से हम तुम्हारे ट्रेनिंग को और भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रेनर कुछ लेके आता है बोरी में। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ खड़े होते हैं। बंदा बोलता है कि स्टील की हथकड़ियों का सेट है, इसका वजन कम से कम 15 पाउंड है। तुम में से हर पर्सन आगे आओगे और उसे एक सेट मिलेगा। हर पर्सन 4 लेगा। आज से तुमको हर समय अपने हाथों और पैरों पर ये वजन बांध कर रखना होगा। फिर हमें माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी भाग के ट्रेनिंग कर रहा होता है, और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बताता है कि इस स्टील की हथकड़ियों में से हर का वजन 7.5 पाउंड है। अब से तुम सभी को अपने पैरों और हाथों पर ये हथकड़ियां पहनकर ही ट्रेनिंग करना होगा। तुम्हारे पास अभी से शुरू होकर लगभग 4 घंटे का समय है। पहाड़ पर चढ़ो और झंडा वापस लाओ। जो लोग चुनौती के शर्तों पर पूरा करने में फेल रहेंगे उन्हें नाश्ता करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारा एमसी भाग रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि लगता है मुझे अभी तक इनकी आदत नहीं पड़ी है, क्योंकि वो यहाँ नीचे घात लगाकर झंडे लिए किसी पर हमला करने की प्लानिंग बना रहे हैं। ये बहुत चालाक लोग हैं। ये डेफिनेटली काफी परेशान करने वाला हो जाएगा। फिर हमारा एमसी वहाँ पर पहुंच जाता है और एकदम हालत खराब होती है और कहता है कि फाइनली मैंने अपने बॉडी से 30 पाउंड स्टील बांध कर चढ़ाई की। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाला हूँ। अभी वहाँ पर 17 होती है। वो कहती है क्या तुम ठीक हो? तुम काफी थके हुए लग रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम तो वो जाते हुए बोलती है मैं सबसे पहले नीचे जा रही हूँ। तो हमारा एमसी उसको जाते हुए अपने मन में देखता है। वो कहता है तो क्या ये वही है 2 अंकों वाली संख्या में छिपी जीनियस? मुझे और भी ज्यादा हार्ड ट्रेन करने की जरूरत है। फिर हमारा एमसी भी एक झंडा ले लेता है और अपने मन में कहता है कि आखिरकार मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मुझे अपने बॉडी के ठंडा होने से पहले निकल जाना चाहिए। लगभग 30 झंडे बचे हैं। दूसरे ग्रुप में 100
से ज्यादा बच्चे होंगे, बाकी बच्चों के आने का समय हो गया है। अगर हम चोरी करने की कोशिश करने वालों को भी हटा दें तो भी झंडों की संख्या के मुकाबले कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा है। मुझे पूरा यकीन है कि जैसा ही उन्हें पता चलेगा कि सबके लिए पर्याप्त झंडे नहीं है, वो तुरंत लड़ना शुरू कर देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ लोग लड़ भी रहे होते हैं। हमारा एमसी कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। फिर हमारा एमपी तेजी से बंदर तरह भागने लगता है और कह रहा होता है मन में, अगर मैं झंडे का इस्तेमाल भाले की तरह करूँ तो नीचे उतरना इतना मुश्किल नहीं होगा। तभी हमारे एमसी को आवाज आती है, एक बंदा कहता है कि झंडा मुझे दे दो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो ये सब सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि उसने कम अंक वाले हाई रैंक के खिलाड़ियों को पास होने दिया होगा, जबकि वो कम अंक वाले खिलाड़ियों के आने का इंतजार कर रहा था। तो सामने वाला बंदा बोलता है, क्या तुमने मुझे सुना नहीं? मैंने कहा कि मुझे वो दे दो। और हमारा एमसी उसको देख के कहता है कि ये तो 185 है। मैं सरप्राइज नहीं हुआ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतने लंबे समय तक कैसे जिंदा रह पाए, लेकिन तुम बेवकूफ हो। तो ये बातें सुन के वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा एमसी कहता है कि तुम्हें अपनी जगह तो पता होनी चाहिए। तो बंदा कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? क्या तुमने मुझे सुना नहीं? मुझे वो दे दो। जैसे वो बोलने वाला होता है तभी हमारे एमसी वो झंडे से मारने लगता है और कह रहा होता है, तुम पावरफुल लोगों का सामना करने से बहुत डरते हो, इसलिए तुम अपने से कमजोर लोगों के खिलाफ ही अपनी दाद दिखाते हो। हमारा एमसी ये मारता है, फिर वो मारता है, अरे मार मार के सुअर भर देता है। वो भी कहता है कि भाई भाई रुक जा प्लीज, भाई मुझे मत मार, अरे भाई मत मार। हमारा एमसी भी एटीट्यूड में कहता है, तुमने अपने ब्रूट स्ट्रेंथ से कमजोरों को सताने में मजा आया? तो बंदा कहता है कि भाई मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे जाने दे। हमारा एमसी भी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें इस बार जाने दूंगा। तभी हमारा एमसी उसके हाथ को तोड़ देता है मार के और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी इस बेकार जिंदगी को सिर्फ एक बार ही बख्शूंगा। पेड़ के पीछे से एक ट्रेनर देख रहा होता है, वो कहता है कि बहुत खूब। तभी एक ट्रेनर बोलता है कि ये एक झंडा है, चलो अपना खाना ले लो। फिर हमारा एमसी बैठ के गॉप 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 खा रहा होता है। हमारा एमसी भी अपने मन में बोलता है कि लगता है वो इसे जाने देने का इरादा नहीं रखता है, दूसरा मौका नहीं मिलेगा और मैं उसे जान से मार दूंगा। ट्रेनर भी हमारे एमसी को बस देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेनर ने सभी को बुला लिया होता है और कहता है कि आज से तुमको रियल मार्शल आर्ट सिखाई जाएगी। हमारा एमसी के अपने मन में कहता है कि मार्शल आर्ट, बंदे भी कह रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अब तक मार्शल आर्ट नहीं सीख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि ट्रेनर अपने फोर्स को यूज करके जमीन को एकदम क्रैक कर देता है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, वो फर्स्ट रेट का वॉरियर है, सीनियर ट्रेनर, उसके पास एक माध्यम आकार के इफेक्ट के बराबर पावर है। और ट्रेनर बोल रहा होता है, अब जब तुम चुप हो मैं जारी रखूंगा, तुम आज से ही रियल मार्शल आर्ट सीखना शुरू करोगे। हालांकि तुम तुरंत डिफिकल्ट मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार तुम ढीले रेत के ऊपर स्ट्रॉन्ग किले नहीं बना सकते, पिछले 1 साल से तुम्हारा ट्रेनिंग एक ठोस और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए था। और एक बुक निकाल के बोलता है, सबसे पहले तुम कल्टीवेशन करना सीखोगे। ये डार्क फ्लावर और रेड स्पिरिट का स्क्रिप्चर है, ये हमारे कल्ट की प्रीसियस कल्टीवेशन है। जो पढ़ना जानते वो दाईं ओर खड़े हो, बाकी लोग बाईं ओर खड़े हो सकते हो। तो हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि डार्क फ्लावर और रेड स्पिरिट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तुम्हारे बॉडी के अंदर प्योर डेमोनिक एनर्जी उत्पन्न करके एक किवाई को बिल्ड करता है। तो ट्रेनर सभी से कहता है कि जल्दी करो, सब लोग मूव करो। तो वो लोग एक जगह पर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे उसने बोला होता है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है, वो कहता है तो क्या ये लोग हैं जो पढ़ सकते हैं? तो पहला बंदा कहता है कि हाँ सर। जो सीनियर होता है वो कहता है कि आज दोपहर के खाने से पहले खाते हैं स्क्रिप्चर की 30 लाइन याद करना, अगर तुम इसे याद करने में फेल रहे तो तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। तुम में से जो लोग पढ़ नहीं सकते, दोपहर के खाने तक 1000 अक्षरों में से 2 अक्षर सीख लो। ठीक उन्हीं तरह अगर तुम इसी चुनौती को पूरा करने में फेल रहे तो तुमको खाना नहीं मिलेगा। चलो शुरू करो। फिर हमें बताया जाता है डार्क फ्लावर और स्प्रेड मेथड। जब डार्क फ्लावर और स्प्रेड मेथड आपस में मिलते हैं तो वो पूरी तरह से खिल सकता है। पूरी तरह से खिला हुआ फूल हेवनली डेमन का प्रतीक है, जो खुद उस कल्ट का लीडर है। सच कहूँ तो मुझे काफी लालच हो रहा है, लेकिन मैं पहले से ही चांग जोन स्कूल का डिसाइपल हूँ। डेमोनिक कल्ट भले ही अपने स्किल्ड को सबसे पावरफुल होने का दावा करे, लेकिन चांग जोन स्कूल भी हेवन के नीचे सबसे पावरफुल होने का दावा करता है। मैं अपनी जड़ों को नहीं छोड़ सकता। वेट डेमोनिक स्किल पर्सन को तेजी से डेमोनिक एनर्जी इकट्ठा करने की परमिशन देती है, लेकिन उनमें स्थिरता और सुरक्षा का अभाव होता है। डार्क फ्लावर और रेड स्पिरिट विधि प्योर डेमोनिक एनर्जी को तेजी से कंट्रोल करती है, लेकिन स्टेबिलिटी की कीमत पर। चांग जोन स्कूल की ऑर्थोडॉक्स किवाई टेम्पर्ड से पर्सन बहुत ही स्थिर रूप से किवाई एक्यूमुलेट कर सकता है, लेकिन ये धीमी भी है। तो क्या होगा अगर मैं चांग जोन स्कूल की ऑर्थोडॉक्स किवाई को डेमोनिक डार्क फ्लावर और रेड स्पिरिट किवाई को साथ मिला दूं? अगर मैं सक्सेसफुल रहा, मुझे डेमोनिक स्किल के माध्यम से अपनी ची एनर्जी को तेजी से बढ़ाने में एबल होना चाहिए। फिर भी चांगलोग स्कूल की किवाई से इसे स्टेबल बनाए रखना चाहिए। कोशिश करने में कोई हर्ष नहीं है। मुझे लगता है मैं सही समय का इंतजार करूंगा और इसे आजमाऊंगा। फिर ट्रेनर बोलता है कि सभी लोग इकट्ठा हो जाओ, आज दोपहर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जर्वेशन ही स्क्रिप्चर की लाइन का यूज करने का तरीका है। इससे तुमको अपनी बॉडी के अंदर की एनर्जी ची का अनुभव करने में हेल्प मिलेगा। जब तुम्हारे अंदर कुछ गर्म या ठंडा महसूस हो, इसी
इसकी तुरंत रिपोर्ट करने के लिए अपना हाथ उठाओ। तो हमारा एमसी भी अपने मन में बोलता है क्योंकि मेरा नंबर 900 है, इसलिए अगर मैं पहले ही दिन या दावा करूं कि मैं KY को महसूस कर सकता हूं तो उनके लिए ये बात समझ में नहीं आएगी। नंबर 17 भी ऐसा दिखावा कर रही है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि जिन अदर लोगों को KY महसूस हुआ वो कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे पहले दूसरों को देखना चाहिए और ऐसा समय चुनना चाहिए जो ना तो बहुत तेज हो और ना ही बहुत धीमा हो। मुझे लगता है कि मुझे तभी रिपोर्ट करना चाहिए। तभी वहाँ पर ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है और ट्रेनर कहता है कि बाहर जाते समय आगे आकर खाना ले लेना। अब बाकी की शाम अपनी इच्छा अनुसार बिताने के लिए फ्री हो तुम लोग। हमारा एमसी अपने रूम तरफ जाते हुए बोलता है मेरे पास दूसरे बच्चों के साथ मेल जोल करने का समय नहीं है। इस जगह से निकलने के लिए मुझे इलाइट के बीच खड़ा होना होगा। अगर मैं वो भी नहीं कर सकता तो बदला लेना तो लगभग नामुमकिन है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर 17 आती है और कहती है कि ओए तुम। हमारा एमसी भी उसको देखता है, वो कहता है कि क्या हुआ, और वो कहती है कि वो तुम ही थे है ना, मैं 185 नंबर की बात कर रही हूँ। तो हमारा एमसी भी अपने मन में बोल रहा होता है चिढ़ते हुए, ये सोचकर ही मुझे दुख होता है कि मैंने एक शरारती बच्चे को अपने पीछे से चुपके से आने दिया। यह कमजोर बॉडी भरोसेमंद नहीं है। 17 कह रही होती है क्या तुम अब तक अपनी पावर को छुपाते रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि और मुझे तुमको ये बात क्यों बतानी चाहिए, तुम्हारे लिए भी यही बात लागू होती है। तो ये बातें सुन के वो चौंकते हुए कहती है तुम जानते थे तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। हमारा एमसी कहता है कि मेरी नजर बहुत दूर दूर तक है और अपने मन में बोलता है कि मुझे नंबर 17 की टैलेंट और टीचिंग की प्रक्रियाओं के आधार पर कुछ डाउट था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस कल्ट के हायर रैंक मेंबर में से किसी एक की बेटी है। हमारे एमसी से वो बोलती है कि मुझे लगता है कि फिलहाल इसे सीक्रेट रखना ही बेहतर होगा, लेकिन तुमको पता है ऐसा लगता है कि 185 को तुमसे वाकई बहुत ज्यादा दुश्मनी है। मैंने उसे थोड़ी देर पहले अपने दांत पीसते हुए देखा था। तो हमारा एमसी भी ये सब बातें सुन के अपने मन में बोलता है जैसे कि उम्मीद की थी किसी पर्सन का रातों रात नहीं बदला जाता। तो हमारे एमसी से वो बोलती है मुझे जैसा लगा था तुम इस बारे में काफी कूल हो। मुझे पता है कि तुम 185 को जितनी बार चाहो उतनी बार हराने के लायक हो। हमारा एमसी कहता है कि मैंने पहले भी कहा था इसे बहुत बड़ी बात बताकर बात करना बंद करो, जबकि तुम लगभग मेरे जैसे ही हो। और क्या तुम्हें ये नहीं पता कि लेटन डेमन की केव कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम आराम कर सको। तो ये बातें सुनकर वो भी हैरान होती है और जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि बाय द वे मेरा नाम आयोंग है, मुझे आयोंग कहकर बुलाना। तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा एमसी उससे कहता है कि तुम मुझे मेरे नंबर से बुला सकती हो, और अपने रूम में चला जाता है। तो ये भी देख के मुस्कुरा रही होती है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी से ट्रेनर बोलता है क्या तुमको कुछ महसूस होने लगा। तो हमारा एमसी भी बोलता है कि हाँ, और 17 अपने मन में बोलती है जैसे कि मैंने सोचा था वो वाकई मजेदार है, मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए। फिर 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें बताया जाता है कि इस 1 साल के दौरान 2 बड़े बदलाव हुए। पहला बड़ा बदलाव ये था मैं KY को अपोजिट कंबाइन करने में सक्सेसफुल था और उन्होंने एक नई कल्टीवेशन विधि विकसित करने में सफलता प्राप्त की। मैं अभी तक डार्क फ्लावर और रेड स्पिरिट विधि को पूरी तरह से अपनाने में कामयाब नहीं हो पाया हूँ, लेकिन मैं लगभग 70% तक पहुँच चुका हूँ। मैं इसे ट्रू ब्लॉसम फूल कहता हूँ। मैंने जिस नई KY को डेवलप किया है उसे मैंने यही नाम दिया है। और दूसरा बदलाव तभी हम देखते हैं कि ट्रेनर सभी से कहता है कि सभी लोग जाग जाओ और तुरंत इकट्ठा हो जाओ। तो सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं और हमारा एमसी हमें बताता है कि हेवन की और आत्मा को अर्थ पर लगाने की टेक्निक का असर अब दिखने लगा था। मेरी बोन स्ट्रॉन्ग हो गई और मेरी लंबाई बढ़ गई। अब मेरे और 185 के बीच का अंतर बहुत कम हो गया था और रिकॉर्ड से पता चला कि मैं नंबर 17 के साथ फूड चैलेंज में कोई सफलता नहीं झेली है। तभी वो 185 को देखता है और कहता है कोई चांस नहीं है। हालांकि ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, फिर भी मुझे 600 के दायरे में आना चाहिए। KY कल्टीवेशन शुरू किए हुए हमें 1 साल हो गया है। स्टूडेंट की डेथ की संख्या में नाटकीय रूप से कमी आई है और हमारी हथकड़ियों का वजन बढ़कर लगभग 100 पाउंड हो गया है। ये इतना वजन नहीं था जिसे नॉर्मल बच्चे KY का यूज किए बिना चढ़ाई करते समय सहन कर सके। योंग ने इंटरनल एनर्जी का यूज करके अपने पूरे बॉडी में सभी मेरिडियन को खोलकर अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया। तो ट्रेनर सभी से बोलता है आज से ही तुम वेपन के साथ ट्रेनिंग करोगे, और वेपन को ला दिया जाता है और वो बताता है जैसे कि तुम जानते ही होगे ये ऐसे वेपन है जो मार्शल आर्टिस्टों के लिए बनाया गया है। वहाँ स्वॉर्ड, सैबर और स्पीयर भी है। तुम सभी को 3 वेपन में से एक को चुनने और उस वेपन से संबंधित मार्शल आर्ट सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जिस वेपन में तुम मास्टरी हासिल करना चाहते हो उसके सामने आ जाओ, सोच समझकर चुनना। ये वेपन तुम्हारे लाइफ भर तुम्हारे साथ रहेगा। तो हमारे एमसी को बुलाया जाता है और बुक दे रहा होता है और कहता है कि अपना वेपन चुनने के बाद आकर अपनी मैनुअल को ले लेना। तो हमारा एमसी एक भाला को ले लेता है और अपने मन में बोलता है कि शॉट चुनने वाले बच्चों के लिए जियान के 3 मूल सिद्धांत, चुनने वाले बच्चों के लिए दाओ के 5 तत्व है, और वो 7 सितारा भाला उन लोगों के लिए जिन्होंने भाला चुना है। तो ट्रेनर चिल्ला के सभी से बोलता है कि अब तुम अपनी पसंद की स्किल को प्रैक्टिस करो और पर्याप्त समय निकाल सकते हो। तुम्हारे ट्रेनर तुम्हारे किसी
भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पर रहेंगे। इसलिए किसी भी समय हेजिटेशन मत करना और आके पूछ लेना। और अपने मन में कहता है कि हम तुमको मार्शल आर्ट सिखाने में हेल्प करेंगे, भले ही हमें पता ना हो कि 6 महीने के बाद तुम में से कितने लोग जिंदा बचोगे। जो लोग मार्शल आर्ट को ठीक से नहीं सीखते उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल होगा। अगर तुम किसी भी तरह बच भी गए तो अगली बार नहीं बचोगे। हमारा एमसी बुक देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है 7 स्टार स्पीयर, फिस्ट के 6 कॉम्बिनेशन और विंड और क्लाउड के कदम। मुझे वो खुशी याद है जो मुझे इन चीजों को पहली बार सीखने पर महसूस हुई थी। मुझे लगता है कि मैं सीधे काम शुरू कर दूंगा। पिंजड़ा भाले को चाबुक की तरह इस्तेमाल करे और ऐसे फ्लो करे जैसे तुम किसी पिंजड़े से बाहर निकल रहे हो। फिर हमारा एमसी प्रैक्टिस कर रहा होता है और कह रहा होता है इस स्पिरल हवा में संग की तरह इस स्पिरल गति में उड़े। चाकू देखने में सरल लगने वाला ये तरीका अभी बाधाओं को पार करते हुए और अपने अपोनेंट को काटते हुए आगे बढ़ता है। और ये सब देख के ट्रेनर भी खुश हो रहा होता है। 185 की एकदम हालत खराब हो जाता है ये सब देख के और कहता है कि उस आदमी को क्या हुआ है, ये वाकई ये पहली बार है जब वो भाला चला रहा है, मैं उस डेमन को कैसे मारूं। ट्रेनर किसी से बोलता है कि ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों में 900 नंबर में कुछ बदलाव आया है। दूसरा बंदा बोलता है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुमने कहा था मास्टर। तो सीनियर बोलता है कि अगर 900 इसी रफ्तार से चलता रहा तो अगले 6 महीनों में उसके लिए लाइफ और डेथ के द्वार से गुजरना कोई समस्या नहीं होगी। और हमें लाइफ और डेथ के गेट के बारे में बताया जाता है। ये लेटेंट डेमन की केव के अंदर आयोजित की जाने वाली पहली चुनौती है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ बच्चों की डेथ दर पहले की किसी भी प्लेस की तुलना में कहीं ज्यादा और भी कम समय में। जो लोग इस डिफिकल्ट टेस्ट से बच निकलते हैं उन्हें कल्ट के अंदर डेमोनिक सोल्जर के रूप में मान्यता दी जाती है। एक डेमोनिक सोल्जर उस कल्ट के अंदर लोवेस्ट रैंक में क्लासिफाइड किया गया है। और हमें रैंक के बारे में बताया जाता है। कुल 6 रैंक होते हैं। सबसे नीचे डेमोनिक सोल्जर, फिर उसके ऊपर डेमोनिक कैप्टन, फिर उसके ऊपर डेमोनिक जनरल, फिर उसके ऊपर ग्रेट डेमन, फिर उसके ऊपर डेमोनिक किंग, सबसे ऊपर सेट लीडर होता है। तो ट्रेनर अपने मन में बोलता है कि हालांकि ये कल्ट के अंदर सबसे निचला पद हो सकता है, लेकिन हेवनली डेमन कल्ट के 1 लाख सोल्जर में से 10,000 से भी ज्यादा कम लोगों को डेमोनिक सोल्जर के रूप में मान्यता प्राप्त है। 15 ईयर ओल्ड के लिए डेमोनिक सोल्जर का पद हासिल करना आसान काम नहीं है, लेकिन लेटेंट डेमन की केव के गोल केवल डेमोनिक सोल्जर का उत्पादन करना नहीं है, उसे लाइफ और डेथ के गेट को आसानी से पार करने की उम्मीद की जाती है। इस परियोजना का गोल डेमोनिक कैप्टन का निर्माण करना है और ये वाला तो बाकी सबसे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद सेट के लीडर की इच्छा से हमें इन बच्चों में से कई डेमोनिक सोल्जर को तैयार करना होगा। अगर हमें इस पीढ़ी के कुछ महान डेमन देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। वैसे तो ये लगभग इम्पॉसिबल होना चाहिए क्योंकि मैं भी बड़ी मुश्किल से ही ग्रेट डेमन की लोअर रैंक में शामिल हो पाया था। तभी वो किसी से पूछता है तैयारियां कैसी चल रही है। तो ये बंदा बताता है कि हमने सीक्रेट रूप से लोगों को लाइफ और डेथ के गेट के लिए सामग्री खरीदने और ट्रेनिंग करने के लिए भेजा है। मुझे उम्मीद है कि जब तक हमें लाइफ और डेथ के गेट पर कब्जा कर लेंगे तब तक वो महज जानवर नहीं रह जाएंगे। तो वो बंदा कहता है कि एक्सेलेंट। तो ये बोलता है जो लोग बच जाएंगे हमें उन्हें आयु कल्प नाम डेमोनिक औषधि की 3 गोलियां प्रदान करेंगे। हमें बचे हुए लोगों के लिए डेमोनिक सी के डिवाइन आर्चिव भी खोलेंगे। तो ये बंदा कहता है कि ये सेट के लीडर की इच्छा है। तो सामने वाला बोलता है कि ठीक है सर, हम समझ गए हैं। और हमारा एमसी अपने मन में बोल रहा होता है मैं बहुत वेट कर रहा हूँ लाइफ और डेथ की गेट के लिए। फिर ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। हमारा एमसी कल्टीवेट कर रहा होता है और कंबाइन करने की कोशिश करता है और कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया। टेम्पर ट्रू ब्लॉसम कम्प्लीटली खिल गया है। तो जनरल बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है कि तुम सभी ने अपने स्किल में सुधार किया है, हालांकि तुम में से आधे लोग मर जाएंगे। और अपने मन में कहता है कि लाइफ और डेथ के गेट। और उन लोग से बोल रहा होता है जैसे ही तुम मुकदमे की सुनवाई में कदम रखोगे तुमको लाइफ और डेथ के बीच के एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ेगा। अब तक की तुम्हारी कड़ी ट्रेनिंग के बावजूद इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तुम इस टेस्ट में पास नहीं हो पाओगे, इसलिए अपनी पूरी ताकत से प्रैक्टिस करो। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी दर्दनाक मौत होगी क्योंकि तुम्हारे अंग फाड़ दिए जाएंगे और तुम्हें जिंदा ही खा लिया जाएगा। इस बात को दिल से समझ लो। हमारे कल्ट के सबसे योग्य का ही एग्जिस्टेंस माना जाता है। कमजोरों के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। हम तुमसे फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से स्ट्रांग बनने की अपेक्षा करते हैं। अगर तुम सफल हो जाते हो तो ये कल्ट तुमको एक बेहतर फ्यूचर देगा। फिर हम देखते हैं कि वही गेट के पास हमारा एमसी जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि एक दर्दनाक मौत हमारा इंतजार कर रही है जहाँ हमें जिंदा ही खा लिया जा सकता है। तो क्या मैं एक खूंखार जानवर का सामना कर रहा हूँ, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे एमसी को कुछ महसूस हो जाता है और कहता है कि मुझे 4 लेग बीस्ट की प्रेजेंस महसूस हो रही है और उसकी आंखें भी चमक रही है। टियान फिन का ग्रेट उल्फ। मुझे और भी कुछ नहीं सेंस हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे खुद को
लकी समझना चाहिए कि मेरा सामना किसी झुंड से नहीं हो रहा है, इसलिए तो उन्होंने मुझे लोहे का भाला दिया। इसके बिना मैं इसकी खाल को हार नहीं पाऊंगा। तभी हमारे यहाँ तो कुछ महसूस होता और कहता है इसने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। मुझे ये सोचकर ही सरप्राइज होता है कि मेरा सामना एक ऐसे जानवर से होगा जिसे मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने का ट्रेंड किया गया हो। अब मुझे समझ में आया कि वो इस मुकदमे के जरिए आधे स्टूडेंट को मार डालने की उम्मीद क्यों कर रहे हैं। ये आसान नहीं होगा। तभी हमारा इनसे मुस्कुराता और कहता है कि इंटिमिडेशन ऑरा, चलो मॉन्स्टर आ जाओ, मैं तुम्हें जल्दी मार डालता हूँ। और दूसरी तरफ हमें सीनियर को दिखाया जाता है जहाँ जनरल से कह रहा होता है मुझे लगता है कि पहला ग्रुप अब तक लाइफ और डेथ के गेट में इंटर कर चुका होगा। तो जनरल बोल रहा होता है कि हाँ, उनका सामना ग्रे बॉय से होना चाहिए और जैसे आपने ऑर्डर दिया है लेटेन डेमन की केव में मौजूद 30 स्टूडेंट के लिए हमने उनका मुकाबला अल्फा उल्फ से कराया है। अल्फा उल्फ पहले से ही अधिकांश बाघों से भी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अब ये लोग औसत वॉरियर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। सीनियर पूछता है कि उनका जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो बोलता है हमें उम्मीद है कि जो बच्चे मार्शल आर्ट से पहले ही कुछ हद तक परिचित है वो इसमें भाग लेंगे। जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। बाकी बचे लोगों के बारे में हमारा मानना है जी उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो जाएगी। तो सीनियर अपने मन में बोलता है कि टॉप 30 भी कम नहीं है, उनका मुकाबला अल्फा उल्फ से होगा। अगर वो सरवाइव कर गए तो वो हमारे सेट के लिए और भी ज्यादा योग्य साबित होंगे। मुझे तुम्हारी लोगों की प्रोग्रेस देखने की बेसब्री से इंतजार है। 900 नंबर। हमारा एमसी दूसरी तरफ लड़ रहा होता है और हाँफते हुए कह रहा होता है शानदार, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने फिदा निशाना लगाया, लेकिन मुझे बस एक खरोची आई है। ये बहुत ज्यादा टफ है। मैंने शुरू में इसे डराने वाले प्रभाव की मदद से एक ही हमले में खत्म करने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन ये मेरे लिए प्रैक्टिस की निगाहों से दूर रहकर मार्शल आर्ट का करने का एक अपॉर्चुनिटी है। तुम मेरे टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में काम करोगे। अभी हमारे एमसी के ऊपर वो उल्फ अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे आ जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे ये मिल गया है, लेकिन ये एक मामूली घाव है। मेरी फाउंडेशन और सेंस बहुत ज्यादा सॉलिड हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं केवल भाला चलाने की बुनियादी टेक्निकों पर ही निर्भर रहूं तो इसमें काफी समय लगेगा। सबसे बुरी सिचुएशन में मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती है। क्या मैं अपनी जान जोखिम में डाल दूं एकमात्र जानवर के खिलाफ? अभी हमारा एमसी फिर से इंटिमिडेशन ऑरा का यूज करके उस पर अटैक करता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है। फिर हमारा एमसी दूसरी तरफ से अटैक करते हुए कहता है कि नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हमें अगले सीन में देखते हैं कि हमारे एमसी ने उल्फ को हरा दिया होता है और उस गेट से निकल जाता है। तो देखता है कि वहाँ बहुत ढेर सारे लोग होते हैं और अपने मन में हमारा एमसी कह रहा होता है कि मुझसे पहले 20 स्टूडेंट यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ लोग सीरियस रूप से घायल हैं, लेकिन कुछ अदर लोग बिल्कुल ठीक होते हैं। 17 हमारे एमसी से पूछती है लगता है तुमको वहाँ काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तो हमारा एमसी उससे कहता है ये इतना आसान बिल्कुल नहीं था। तो 17 बोलती है सही कहा ना, मैं भी लगभग मर ही गई थी। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि छोटी, और उसके स्वर को देखते हुए कहता है अपने मन में ऐसा लगता है कि जैसे उसने एक ही अटैक में उसे मार डाला, और वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है मैं समझ गया, मुझे लगता है कि मुझे आराम करने की जरूरत है। और अपने मन में बोलता है उस उम्र में एक ही वॉर में उल्फ को मार गिराना, मुझे लगता है कि उसका टैलेंट पहले से ही टॉप लेवल की है। मुझे समझ में आता है कि नंबर 17 मेरे सामने हुई सुनवाई में कैसे पास हो गई, लेकिन ये बात अजीब है, ये लोग मुझसे पहले कैसे पास हो गए? क्या ऐसा हो सकता है कि टेस्ट सभी के लिए समान शर्तों पर आयोजित नहीं की गई थी? तभी हम देखते हैं कि उस गेट से 185 दिया जाता है। तो हमारा एमसी उसको देख के अपने मन में बोलता है क्योंकि 185 लोग भी जिंदा बच गए हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा देश सही है। खैर चाहे जो भी हो, ट्रायल खत्म हो गया है। मुझे अपनी इंटिमिडेशन ऑरा को बेहतर बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बहुत इफेक्टिव है, फिर भी इसमें कमी है। मुझे टेम्पर ट्रू ब्लॉसम को और भी ज्यादा रिइंफोर्स करने की जरूरत होगी। अब भी सबको क्लियर से लगता है जैसे चारों ओर कोहरा छाया हो, लेकिन जब कोहरा हटेगा तभी मैं टेम्पर ट्रू ब्लॉसम में इम्प्रूव लाने के साथ साथ भय की आभा को भी विकसित करने में एक बड़ी सफलता प्राप्त करूंगा। लाइफ और डेथ की गेट, सिर्फ 70 लोग बचे हुए हैं। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये शुरू से ही उनकी प्लानिंग थी। वो बेचारे लोग। तभी वहाँ पर जनरल आता है और कहता है कि तुम लोग लंबे समय तक जिंदा रहने में सफल रहे। तुम सभी को हमारे सेट के डेमोनिक सोल्जर के रूप में मान्यता दी गई है। ऊपर से ऑर्डर आए हैं, हम तुमको रिवॉर्ड देंगे। तभी वो एक पिल निकाल लेता है और कहता है कि इसको कहते हैं डेमोनिक मेडिसिन और आयु कल्पा। तुमको 3 गोलियां दी जाएंगी, इसे तुरंत ले लो। हमारा एमसी भी उसको देखता है और अपने मन में कहता है कि एक रेयर मेडिसिन जो यूजर को 5 से 7 वर्षों तक एनर्जी दी जाती है, और वो हम जैसे न्यू मेंबर को 3 गोलियां दे रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ के सभी स्टूडेंट के लिए उनके पास कम से कम 1000 होंगे। और उसको हमारा एमसी खाता है और कहता है अपने मन में जैसे कि मैंने सोचा था। ऐसा लगता है कि ये कोई नॉर्मल डेमन की गुफा नहीं है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो कल्ट क्या प्लानिंग बना रहा है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहा हूँ। और आयु कल्पा की डेमोनिक मेडिसिन भी इसका अपवाद नहीं है। मैं हर हाल में और भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा, और ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले दवा से उत्पन्न इस एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। और हमारे एमसी को बहुत जोर से दर्द हो रहा होता है और हम देखते हैं कि
कि सभी लोग भी कल्टीवेट कर रहे होते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी कल्टीवेट कर लिया होता है और कह रहा होता है कि 20 साल का क्यूआई बुरा नहीं है, क्या मैं इसे पूरा करने वाला पहला पर्सन था। तभी वो 17 तरफ देखता है हमारा एमसी और कहता है कि मुझे नहीं लगता। तो 17 भी कहती है ये कैसे चल रहा है। तो हमारा एमसी मुंह मोड़ देता है और अपने मन में कह रहा होता है ऐसा लगता है कि उन सभी ने अपनी क्यूआई को एडजस्ट कर लिया है। तभी वहाँ पर फिर से जनरल आके बोलता है ऐसा लगता है कि तुम सभी ने सक्सेसफुली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। मैं तुमको और स्ट्रॉन्ग बनने पर बधाई देना चाहता हूँ। हालांकि ये एक मात्र रिवॉर्ड नहीं था जो हमारे लॉर्ड ने तुमको दिया है। हमारा एमसी भी मन में सोचता है क्या दवा के अलावा और भी कुछ है। लगता है 17 को पहले ही सब कुछ पता है। तो जनरल बोल रहा होता है सभी से आज से तुम मार्शल आर्ट सीखना शुरू करोगे और जिन स्कूल को तुम फॉलो करते हो ये वो लोग होंगे जिन्हें दुनिया की सबसे बेस्ट प्रतिभाओं के रूप में मान्यता मिलेगा। तो सभी लोग चलो मुझे फॉलो करो। तो वो हमारे एमसी बाकी सभी लोग उसको फॉलो करके जा रहे होते हैं। हमारा एमसी भी कहता है अपने मन में अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग डिवाइन आर्चिव ऑफ द डेमोनिक सी के पास आ जाते हैं और एक गेट होता है। हमारा एमसी उसको देख के कहता है कि आर्चिव सेक्ट। कुछ बंदे कह रहे होते हैं कि डिवाइन आर्चिव ऑफ द डेमोनिक सेक्ट ये क्या प्लेस है। हमारा एमसी जी अपने मन में बोलता है क्या ये वही जगह है जहाँ उस कल्ट द्वारा इकट्ठा किए गए सबसे बड़े मिस्ट्री छुपे हुए हैं। तो जनरल बोल रहा होता है मुझे यकीन है कि तुम में से कुछ लोगों ने इसके बारे में पहले ही सुना होगा। मेरे पीछे डेमोनिक सी के डिवाइन आर्चिव मौजूद है। किसी को भी पास आने या इंटर करने की अनुमति नहीं है। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुम्हारे लॉर्ड ने तुमको ऐसा अवसर प्रदान किया है। लॉर्ड तुम्हारे ट्रायल में मिले सफलता से खुश हुए और उन्होंने तुमको इंटर करने की परमिशन दे दी है। तो हमारा एमसी कहता है कि हम लोग तो सिर्फ डेमोनिक सोल्जर है फिर भी वो हमें अपने सबसे बड़े सीक्रेट तक पहुंचने की परमिशन दे रहे हैं। कठोर लेकिन सख्त फिजिकल ट्रेनिंग से शुरू होकर एनर्जी बढ़ाने वाली मेडिसिन और अब उनके विशिष्ट मार्शल आर्ट मैनुअल तक पहुंचना ये एक सिद्ध और परीक्षित तरीका है जिससे एक स्किल मार्शल आर्टिस्ट को तैयार किया जा सकता है। क्या ये हो सकता है कल्ट वॉर छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तभी जनरल सभी से बोलता है कि लेकिन ये जान लो यहाँ उपस्थित तुम सभी को आर्चिव तक पहुँचना प्रदान की जाती है सिर्फ एक बार। यही तुम्हारा एक लौता मौका है। तुमको आर्चिव से केवल एक ही मैनुअल लेने की अनुमति है तो जल्दी से चूज कर लो। मुझे उम्मीद है कि तुम सभी को कोई ना कोई मार्शल आर्ट मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए सूट करेगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ का गेट खुलने लगता है और दूसरी तरफ सिंगर कह रहा होता है क्या बचे हुए लोग डेमोनिक सी के डिवाइन आर्चिव में एंटर कर चुके हैं। तो बंदा कहता है कि हाँ सभी 72 जिंदे बचे लोगों के रिकॉर्ड अब आर्चिव में दर्ज हो चुके हैं। सीनियर बोलता है कि उन बच्चों पर कड़ी नजर रखो जो अपने लिए स्किल चुनने जा रहे हैं। तो प्रोबेबली उनमें सबसे तेज दिमाग वाले हैं जो आने वाले वर्षों में उनमें नाटकीय रूप से सुधार होने की प्रोबेबिलिटी है। खैर अगर किसी महज एक संयोग होने की संभावना को छोड़ दे तो जब वो लौटते हैं तो उन्हें हमारे लॉर्ड के प्रति वफादारी सिखाना शुरू करो। तो जनरल बोलता है कि मैं ड्रग्स का सेवन न करने के सख्त ऑर्डर दिए गए थे। तो ये बातें सुन के सीनियर बोलता है ये तो क्लियर है हम उन्हें बुद्धिहीन कठपुतली बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे लॉर्ड जिस निष्ठा की अपेक्षा करते हैं वो वैसा नहीं है जैसे किसी बुद्धिहीन कठपुतली से अपेक्षित होती है। ये मत बोलो और उन लोग पे कड़ी नजर रखो और सीनियर होने के नाते इसे अच्छी तरह याद रखो। हमारा एमसी लाइब्रेरी में आ जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि ऑर्थोडॉक्स क्यूआई मेथड देवताओं के समान पावरफुल बनने के लिए एक्यूमुलेट करना है। इसके अलग डेमोनिक एनर्जी को नियमों को तोड़ मोड़ कर प्रकृति नियमों को चुनौती देना है। लेकिन जब तक वो दोनों मार्शल आर्ट है तब तक वो बॉडी और आत्मा को गढ़ने समान मूलभूत सिद्धांतों को साझा करते हैं। चैंगजन स्कूल के अपने मास्टर का सम्मान करने के लिए मुझे कुछ ग्रंथों में सुझाई गई प्रथाओं में लीन हुए बिना डेमोनिक एनर्जी के गुणों सीखना होगा। वैसे तो उनकी संख्या काफी ज्यादा है। जब तक मैं इस जगह से जाऊंगा मुझे डेमोनिक एनर्जी और उसके गुणों पर भरपूर ज्ञान होगा। फिर हमारा एमसी एक बुक को देखता है और देख के शॉक हो जाता है और कहता है कि ये